हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए सेम चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। और इसके लिए सबसे पहले चलो हम बना लेते हैं, हम अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को ही ले लेते हैं। और जैसे कि हमने कहा था, हम कैल्शियम तक के एलिमेंट ही लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? आपका हियर इज अ हाइड्रोजन, ठीक है, आफ्टर देन योर लिथियम, ठीक है, एंड लिथियम के बाद में आपका आता है सोडियम, देन पोटेशियम, ठीक है। फर्स्ट आउट डाउन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ओनली 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1, ठीक है। या सीक्वेंस में लिखते हैं, चलो पीरियोडिक पे वो बाद में, सीक्वेंस में ही लिख देते हैं ऊपर नीचे, यहाँ से अगर प्रॉब्लम होगी आपको समझने के लिए तो लिखते हैं राइट डाउन हियर हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1, ठीक है। अब ये लिखते हैं हम यहाँ पर, इसमें अगर यहाँ पर बनाऊँ मैं ओनली 1 शेल, ठीक है, यानी 1 प्रोटॉन यहाँ पर। लिथियम के लिए कितना बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए 11 प्रोटॉन, 1 शेल, 2 शेल एंड 3 शेल, राइट। इसके लिए 19 प्रोटॉन, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल एंड 4 शेल। चलिए इधर नीचे बना देंगे, यहाँ पर इधर बना देते हैं पोटेशियम का 19 प्रोटॉन होंगे इसमें, न्यूक्लियस 1 2 3 एंड हियर इज द 4, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब लेते हैं हम नंबर वाइज अपने कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हम लेंगे, देखो स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स। तो देखो जैसे ही ग्रुप में पीरियड्स में तो हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट मूव किया था, लेकिन यहाँ पर हम जब ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, यानी हम कहाँ जाएंगे, डाउन टॉप टू, इस तरीके से हम चलेंगे ग्रुप्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो कि जब हम ग्रुप्स में क्या चल रहा है, नीचे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या देखना है, नंबर ऑफ शेल्स। हाइड्रोजन में ओनली 1, लिथियम में कितना है 2 है, सोडियम में कितना है 3 है, पोटेशियम में कितना है 4 है। तो यानी आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स में हम आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियो है कि जब साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी 1, लिथियम में भी 1, सोडियम में भी 1 एंड पोटेशियम में भी 1। ग्रुप में हमें पता होता है कि ग्रुप के सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्यों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेम, वैलेंसी ऑल्सो सेम, ठीक है। कितनी होती है हमारे, क्या होती है, +1, ठीक है। यानी हम ग्रुप्स में जब जाते हैं ना तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं और ना ही हमारी वैलेंसी चेंज होती है। वो हम टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, सिमिलर है, सेम है। नाउ वी आर कमिंग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। बट ये होता क्या है कि
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल्स। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो गेन करेंगे वो भी वैलेंस सेल्स में आएंगे और जो रिमूव होंगे वो भी वैलेंस सेल्स से होंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। भाई हमारे पास में इस रूम के अंदर क्या हो रहा है, कोई सामान भरा हुआ है, तो उस सामान को हम उठा के बाहर करेंगे, तो इट मीन्स हमें क्या चाहिएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना उस सामान को बाहर निकालने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब डिस्कस करते हैं कैसे। देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में जो आपका वैलेंस सेल है और न्यूक्लियस है उनके बीच में बहुत कम गैप है, तो यानी न्यूक्लियस का पूरा होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, भाई न्यूक्लियस के साथ लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लिथियम की तरफ चलते हैं। लिथियम के पास में क्या है, 3 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ जो इसकी वैलेंस सेल्स है और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यानी इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसके ऊपर कम हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो भाई यहाँ से भी क्या करेंगे, लेकिन कंपैरिजन टू दिस वन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर कम है। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सोडियम में 3 सेल्स हैं, यानी वैलेंस सेल्स का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एंड जब हम पोटेशियम की तरफ मूव करेंगे तो पोटेशियम में तो नंबर ऑफ शेल्स 4 हो गई हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से पोटेशियम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से इसके न्यूक्लियस की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो कहाँ हुई, आपके हाइड्रोजन। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या होती चली गई, कम होती चली गई। तो इट मीन्स हमारी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, जिससे न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी उन इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत इजी हो जाता है। बहुत कम एनर्जी हम लगाएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ये क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, राइट। नाउ वी आर कमिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये भी चीज़ होती है कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल्स में जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐड होगा, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी कैसे रिलीज होगी वो देखो। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन के पास में आता है, आप ये भी बोल सकते हो कि किसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भाई मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दूंगा और तुम क्या करो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं उसके बदले में बहुत एनर्जी दूंगी। या मैं बोलूँ कि आप मुझे कोई सामान है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन, आप ये समझो वो कोई थिंग है और आप मुझे उसको सेल करो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बोलूँ कि चलो भाई मैं इसको 1000 रुपीज़ में बाई करती हूँ, तो मुझे इसको दे दो। ठीक है, एक दूसरा है वो कहता है अरे छोड़ो यार, हमें तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर हम इसे खरीद लेते हैं, ठीक है, हम तुम्हें 10 रुपीज़ दे देंगे। तो तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ दोगे, अपना जो सामान है वो किसको दोगे, भाई जो ऑब्वियो तुम्हें ज़्यादा पैसे दे रहा है तुम उसी को तो वो क्या दोगे, सामान दोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कौन ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और वो कैसे, भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन की वही उसकी ज़्यादा कीमत पे करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हें बहुत बड़े स्केल पर एनर्जी दे दूंगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो।
लिथियम के पास में आएंगे, लिथियम कहेगा ठीक है मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये है कि चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, बट बहुत कम एनर्जी वहाँ से रिलीज़ करूँगा। सोडियम हमें नहीं ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई हम तो अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पुल करें भाई हमारे पास तो एनर्जी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल से दूर होता जा रहा है। अब इसकी तो यहीं बिल्कुल न्यूक्लियस के पास था, तो ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता था कि मेरे अंदर पुलिंग कैपेसिटी है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ले लूँगा भाई। तो जैसे जैसे हम जो पोटेशियम है उसका तो बहुत ज़्यादा चलेगा, नहीं भाई हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप किसको दोगे? जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जो उसके बदले में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ हाइड्रोजन को हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, यानी ये जो रिलीज एनर्जी की क्वांटिटी है ये कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, राइट। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी सिमिलर है। अब बात करो उसमें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी, अब सिंपल सी बात है, कौन अट्रैक्ट करता है? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, और न्यूक्लियस बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि वो कितने डिस्टेंस पर है, वो न्यूक्लियस हमारा कितनी पावर के साथ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखो हाइड्रोजन न्यूक्लियस बहुत पास में है, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, तो ये फटाक देसी उसको क्या करेगा, आजा भाई मेरे पास, मैं पुल कर लेता हूँ उसको, राइट। लेकिन जैसे जैसे करोगे, अब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वैलेंस कहाँ आएगा? वैलेंस सेल्स में आएगा। वैलेंस सेल्स का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी कम है, अट्रैक्शन कम है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कम अट्रैक्ट करेगा। एंड सेम इसके सोडियम और पोटेशियम में भी वही चीज़ें होंगी कि अट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी है वो उनकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, बिकॉज वहाँ से वैलेंस सेल्स का और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी? ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पर आते हैं मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये तो हम कहते हैं कि हम मेटल्स हमारी क्या होती हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिसमें होती है। अब यहाँ पर देखो मेटालिक कैरेक्टर की बात करो, हम हाइड्रोजन पे बात करें, अरे इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, वही चीज़ आ जाएगी। देखो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये बेचारा देगा क्यों? नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से वही सेम जो यहाँ पर एफिनिटी आई थी, रिक्वायर्ड करने की बात आई थी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होने वाला नहीं है। लिथियम थोड़ा सा बढ़ गया है, न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कंपैरिजन टू हाइड्रोजन कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन वहाँ से हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लूज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट सोडियम? हाँ, सोडियम के पास में तो क्या हो गया है? वैलेंस सेल दूर चली गई है, ये न्यूक्लियस के इफेक्ट से उसके एरिया से क्या हो गया, बाहर होता जा रहा है। अरे भाई ले जाओ, मेरा तो कोई इसके ऊपर होल्डिंग ही नहीं रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये बहुत इजीली फर्दर किसी भी एलिमेंट को डोनेट कर देगा। और पोटेशियम सबसे ज़्यादा आसानी से, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी के साथ में डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस और आपकी वैलेंस सेल्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम हो गया है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो रही है आपकी स्टूडेंट? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, बेसिक ऑक्साइड हमारी, जब हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो ध्यान रखना बेसिक ऑक्साइड भी हमारा क्या होगा? ऑल्सो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हाई मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा
वो उतना ही बेसिक ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग होंगी, यानी हमारी ये लिथियम Li2O, ठीक है, Na2O, K2O, ये हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स हैं सारी की सारी हमारी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर में जो जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड्स को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एंड नॉन मेटल, सिंपल सी बात होती है, जब मेटालिक बढ़ रहा है तो नॉन मेटल तो आपका डिक्रीज ही होगा, सॉरी नॉन मेटल क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा, राइट। और जब डिक्रीज होगा तो एसिडिक ऑक्साइड ऑल्सो, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल मेटालिक के साथ में बेसिक ऑक्साइड जुड़ा हुआ है और नॉन मेटल के साथ में एसिडिक ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो क्या है डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेट एसिडिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो भी स्टूडेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तो बेसिक ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर वीक तो एसिडिक जो ऑक्साइड का कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप।